हेलो वन, क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये देखना है एड्जॉर्प्शन होता क्या है, एड्जॉर्प्शन कैसे होता है, सरफेस पे जो कोई घटना होती है, ये घटना कैसे होती है, किस वजह से सरफेस पे पार्टिकल आके जमा हो जाता है। जो जब कोई आउटर सब्सटेंस सतह पे आता है, सरफेस पे आता है, तो वह कैसे सतह पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। आज उसका हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो बच्चों फटाफट आइए हमारे साथ, कॉपी और कलम निकाल लीजिए। ठीक है, और हम लोग आज नोट करेंगे एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। उससे पहले हमारी लिंक केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम.के. मिश्रा, हमारी इस लिंक को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमारे इस लिंक को सभी बच्चों तक, सबों तक यह हमारे लेक्चर पहुंच सकेगा। सभी को, बच्चे को इस लेक्चर से बेनिफिट फायदा होगा जो हमारे लेक्चर को पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जहां तक हमारी लेक्चर नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? तो एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। आइए हमारे साथ, बहुत देखो अच्छा टॉपिक है एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। एड्जॉर्प्शन क्या है बच्चों? मैकेनिज्म। अब ये देखो एड्जॉर्प्शन मतलब क्या? देखो बच्चों, अगर माना कि कोई अगर सॉलिड सरफेस है, ठीक है, पहले समझो इसको। अब माना कि कोई अगर आउटर सब्सटेंस है, ठीक है, सतह पे आती है। अगर माना कोई अंदर है सब्सटेंस, अगर कोई गैस मॉलिक्यूल से, सपोज कोई गैस मॉलिक्यूल सतह पे आ रही है, ये सॉलिड का सतह है, सॉलिड का सरफेस है सतह, इस पर कोई गैस मॉलिक्यूल्स आ रही है, सपोज गैस के मॉलिक्यूल्स हैं सब। ठीक है, किसके मॉलिक्यूल्स हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब बच्चों इस सतह पे जब आती है, तो इस सतह पे देखो ये होता क्या है कि इस सतह पे इस मॉलिक्यूल्स का एक इधर फोर्स होगा, इधर होगा नीचे। अब बताओ, ऊपर तो कोई फोर्स नहीं है, ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल्स है नहीं। यहां बात करेंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं तो इधर लेफ्ट राइट अप डाउन चारों तरफ इक्वल फोर्स। देखो रिकॉर्ड से, जब कोई सब्सटेंस, जब कोई मॉलिक्यूल्स सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे लाते हैं, तो वो सिर्फ इनवर्ड, वो सिर्फ क्या करेगा? इनवर्ड फोर्स, यानी अंदर की तरफ एक बल उस पर लगेगा, खींचेगा उसको। यानी इस मॉलिक्यूल्स को अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इस सतह पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसके अंदर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसको क्या करेंगे? अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन ऊपर तो कोई फोर्स पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही मॉलिक्यूल्स अगर अंदर आ जाए, बल्क में आ जाए, तो इसके चारों तरफ यहाँ भी मॉलिक्यूल्स है, सपोज यहाँ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ मॉलिक्यूल्स है, सब मॉलिक्यूल्स है, तो ये लेफ्ट राइट अप डाउन चारों तरफ इक्वली फोर्स के साथ क्या करेंगे ना, इस पर खिंचाव होगा, अट्रैक्शन होगा। एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे, इधर भी खींचेंगे, ऊपर भी खींचेंगे, नीचे भी खींचेंगे। तो इस मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से इक्वली खींचेंगे, तो उस केस में नेट क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है, वो तो ऐसा फोर्स, ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स, तो ऐसा फोर्स तो फील नहीं करेगा। यहाँ पर तो सिर्फ इनवर्ड नीचे की तरफ एक बल लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नीचे की तरफ खींचा होगा, जो नीचे मॉलिक्यूल्स होगा वो उसको खींचेगा। इस कारण से उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। क्या बोलते हैं उसको? अनबैलेंस्ड। तो सरफेस पे क्या होती है ना, इस तरह से अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट हो जाती है। इसको बोलते हैं रेसिडुअल फोर्स। रेसिडुअल या अनबैलेंस्ड फोर्स उत्पन्न हो जाता है सतह पे। और अनबैलेंस्ड फोर्स करता क्या है कि ये सतह पर करता क्या है, ये आपको अट्रैक्ट करता है, ये मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है सतह पे जमा होने के लिए। आई बात समझ में? तो ये मॉलिक्यूल्स जमा कैसे होता है? ये मॉलिक्यूल सतह पे कैसे आता है? सतह पे होने का मतलब ये हुआ जब कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे है, तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ इनवर्ड बल, इधर इधर ऊपर, ना तो इधर ना तो इधर ना तो इधर, होगा नहीं। अब हम बात करें कि अगर इस मॉलिक्यूल्स को अगर नीचे लग रहा है तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड, क्योंकि ऊपर लग नहीं रहा है। तो अनबैलेंस्ड जब होगा तो उस कारण से क्या होती है ना, कि सरफेस पे क्या होती है ना, एक अनबैलेंस्ड जो है अट्रैक्शन, इस कारण से अट्रैक्शन होती है, आकर्षण। तो सरफेस पे जो अट्रैक्शन उत्पन्न होता है वो किस कारण से? तो इसी अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या? इस टाइप का नहीं होगा,
सिर्फ ये पार्टिकल है, ये मॉलिक्यूल्स माना गैस का है तो नीचे की तरफ खींचा होगा, इधर खींचेगा इधर खींचेगा, ठीक है। ऊपर तो मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं है तो ऊपर तो खींचेगा नहीं इसको, तो इस कारण से इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स कारण बनता है क्या चीज को, मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचने के लिए। जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करता है, सतह पर अपनी ओर खींचता है। आई बात समझ में, आई बात समझ। तो इसको हम लोग देख कैसे आप नोट करेंगे, आप देखिए इसको हम लोग कैसे नोट करेंगे, इसको हम बच्चों लिखते हैं, ठीक है, नोट करते हैं, थ्योरेटिकली कैसे नोट करते हैं। देखिए तो लिखिएगा बच्चों पे डायग्राम बना दे, ठीक है, साइड में, ठीक है। ये अंदर वाला में तो भाई ऊपर नीचे क्योंकि चारों तरफ मॉलिक्यूल्स है, इधर भी है इधर भी है ऊपर भी नीचे भी है, तो सब मॉलिक्यूल्स इसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे तो वही बात हो रही है कि सिर्फ नीचे की तरफ एक इनवर्ट फोर्स लग रहा है, नीचे खींच रहा है, लेकिन ऊपर तो कोई फोर्स लग नहीं रही है, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ये अनबैलेंस्ड फोर्स कारण बनता है एट्रैक्शन का। एट्रैक्शन होता कैसे है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट, और इस सरफेस को क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। जो मैंने पिछली वीडियो जो बताया आपको समझ में ना आ रही है, पिछले वीडियो जाके देखें, पिछले लेक्चर में वीडियो जो मैंने बताया है, सरफेस को हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्बेट कहते हैं। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में अट्रैक्शन कैसे होता है, यही अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या, सिर्फ इस मॉलिक्यूल्स पे जो सतह पे मॉलिक्यूल्स हैं उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, ऊपर तो लगता नहीं है, एक नीचे बल लगा तो उसको हम लोग उस बैलेंस फोर्स हुआ नहीं, बैलेंस तो ये हो गया जो चारों तरफ लग रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर, ये बैलेंस हो गया, ये तो उसको बोलते अनबैलेंस्ड। और ये अनबैलेंस्ड फोर्स कारण बनते हैं एट्रैक्शन का, आकर्षण का, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं, सरफेस पे खींचते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छा से, ठीक है। तो चल इसको नोट करते हैं, ठीक है। तो लिखो when any gas molecule when any gas molecules come at the surface, it experience inward force, inward unbalanced force which cause attraction between adsorbate and क्या होगा, adsorbent, but these molecules lie midst, बच्चों मिडिस्ट में क्या होता है, मिडिल, बीच में, मिडिस्ट ऑफ द एडजॉर्बेंट। मिडिस्ट क्या लिखेंगे, मिडिस्ट, these molecules lie में क्या होता है, lie होता है अवस्थित, lie midst inside the adsorbent, it feel
it feel balanced, it feel balanced force from all side, चारों तरफ से होता है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रॉम ऑल साइड। तो चारों तरफ से इसमें क्या लगता है, इक्वल फोर्स लगता है। जब ये मॉलिक्यूल अगर अंदर आ जाता है इस पर इक्वली चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगता है, नेटवर्क इधर उधर उधर उधर, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स है, यहाँ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ मॉलिक्यूल्स है, सब मॉलिक्यूल्स इसको खींचते हैं इक्वल फोर्स के साथ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन सरफेस पे तो ऐसा नहीं होता है। सरफेस पे तो अच्छी यहाँ आया तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल्स है, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल सब है, ये तो खींचेगा इसको, लेकिन ऊपर तो इसको खींचने वाला है नहीं। ऊपर तो ये ऊपर तो खिंचाएगा नहीं। तो ऊपर जब नहीं खिंचाएगा तो वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स उत्पन्न होता है सरफेस पे, जो कारण बनता है एट्रैक्शन का, जो कारण बनता है एट्रैक्शन का, आकर्षण का, और जिस वजह से एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच क्या होती है, आकर्षण, एट्रैक्शन हो जाती है। आप नोट कर लें, इसको नोट कर लिया। तो सरफेस पे क्या होता है, कौन सा फोर्स लगता है, कैसा लगता है, अनबैलेंस्ड या बैलेंस्ड। आप ध्यान रखेंगे सरफेस पे हमेशा अनबैलेंस्ड होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स अंदर में बैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड फोर्स कारण बनता है एट्रैक्शन का, आकर्षण का। जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स जब इस सतह पे, सॉलिड सतह पे आएंगे तो यही अनबैलेंस्ड फोर्स उसे खींचेगा अपनी ओर, उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, खींचता है। तो चलिए यहां तक नोट कर लिया आपने, यहां तक नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट करो फटाफट, जूम कर लीजिए फटाफट, जूम करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए होता क्या है। अच्छा एक चीज और, अगर इसको हम लोग केमिस्ट्री अगर बच्चों इसको हम लोग केमिस्ट्री के तरह में देखें केमिकली, तो मैंने एक पढ़ा है बच्चों, एक इक्वेशन पढ़ा है आपको कहाँ पे, तो थर्मोडायनामिक्स में डेल जी का क्या होता है, डेल एच माइनस क्या होता है, टी डेल एस, ऐसा होता है बच्चों। डेल जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी मतलब होता है कि सिस्टम के पास कुल कितना ऊर्जा है, जो ऊर्जा से वो यूजफुल वर्क करता है, गिव्स फ्री एनर्जी, टोटल एनर्जी कंटेंट बाय सिस्टम दैट इज यूज्ड इन यूजफुल वर्क। जो इससे हम लोग क्या करते हैं, यूजफुल काम करते हैं जिस आपको एनर्जी के साथ। अच्छा डेल एच क्या होता है, हीट चेंज, उष्मा का चेंज कितना निकल रहा है, एंथैल्पी हीट चेंज, और टी हो गया टेम्परेचर पर, डेल एस क्या होगा, एंट्रोपी। डेल एस क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, डेल जी क्या है बच्चों, यहाँ पर नोट कर लिया आप, ये होता है गिव्स फ्री एनर्जी। क्या होता है बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी हो जाता है बच्चों। डेल एच क्या होगा, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी कैसे होगा, उष्मा के फॉर्म में, हीट चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज, नोट कर लिया। अच्छा आपको एक नया टर्म बच्चों मिलेगा, यहाँ पे टी तो हो गया दिए गए टेम्परेचर पर, दिए गए तापमान की बात हो रही है ना, दिए गए बात हो रही है टेम्परेचर पर। डेल एस क्या हो जाएगा बताओ, एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। किसी भी सिस्टम का जो रैंडमनेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं जिगजैग, बोलते हैं आपको एंट्रोपी। अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस का, तो गैस के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ एनवायरनमेंट में बिखरे होते हैं, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स का एंट्रोपी काफी ज्यादा होगा। कोई भी चीज सब्सटेंस अगर एग्रीगेट है, कोई सब्सटेंस अगर एग्रीगेट है, आसपास है तो सटा हुआ है, क्लोजली है, उसका एंट्रोपी बहुत कम, बहुत घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर वही मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर है, काफी जिगजैग है, कहीं कहीं फैला हुआ है चारों तरफ, ठीक है ना, काफी दूर है एक दूसरे से, तो उसका एंट्रोपी क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई होगा। ये तो बात कॉमन सेंस की बात है। तो एंट्रोपी आप समझ गया, जो डिसऑर्डर, रैंडमनेस, जिगजैग को मेजरमेंट करता है, एंट्रोपी कहलाता है, डेल्टा एस। अच्छे जब आप बात कीजिए, जब भी कोई गैस के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि सरफेस का एनर्जी घटता है, सरफेस का एनर्जी घटता है। जब अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण अट्रैक्शन होता है। अब अट्रैक्शन होता है तो सरफेस का जो एनर्जी है वह घटती है। तो सरफेस का जो एनर्जी घटता है तो वो एनर्जी किस फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में, ध्यान देना, हीट के फॉर्म में। समझ मेरी बात आ रही है। जब ये गैस के सपोज मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे जब अट्रैक्ट होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण, तो इस सरफेस का एनर्जी घटता है, सरफेस का एनर्जी डिक्रीज होती है, किस फॉर्म में, तो हीट के फॉर्म में।
तो डेल एच का हीट को निकालेगा, हीट को रिलीज करेगा, तो वो जो डेल एच का मान बताओ क्या होगा, है डेल एच का मान क्या होगा, डेल जी बराबर इसका मान हो जाएगा निगेटिव, डेल एच का मान क्या होगा, ये मान निगेटिव हो जाएगा, माइनस टी। अब डेल्टा एस, अब डेल्टा एस है एंट्रोपी, तो जब ये गैस के मॉलिक्यूल सतह पे आके जमा हो गया, पूरा सतह पे फैल गया, इसका मतलब गैस का मॉलिक्यूल क्या हो गया, अब सतह पे आके एग्रीगेट हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया। तो जब एक जगह आके इकट्ठा होगा तो उसका एंट्रोपी क्या होगा, घटेगा ना, एंट्रोपी बहुत कम होगा, तो इसका वैल्यू क्या होते हैं, माइनस, घटता है, डिक्रीज होता है। डेल्टा एस का मान निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि अगर गैस के मॉलिक्यूल सतह पे आके सब जमा हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए, और जब कोई भी चीज इकट्ठा होता है एक जगह तो उसका एंट्रोपी डिक्रीज होती है, घटती है। एंट्रोपी कब बढ़ता, जब ये मॉलिक्यूल्स भाग जाए, एक दूसरे से काफी दूर दूर चले जाए, जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर चला जाए तो इसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा, प्लस, पॉजिटिव में जाएगा, प्लस भागेगा, एंट्रोपी का मान बढ़ेगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, सतह पे आके सब पास पास जमा हो रहे हैं, सतह पे आके क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ सतह पे अट्रैक्ट यानी फैल रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो जब एक सतह पे आ रहा है, नजदीक आ रहा है, जमा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एंट्रोपी का मान भी घटेगा, तो निगेटिव में ले लिया इसका। अच्छे, अब ये बताओ कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, है जब डेल एच का मान क्या होगा। आप ध्यान देना यहाँ पे कि डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। अगर कोई भी रिएक्शन, अगर यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रही है, एड्सॉर्प्शन तब होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव, इसका एनर्जी का वैल्यू घटेगा, सरफेस की एनर्जी घटती है, तो डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी घटता है, सतह की एनर्जी घटता है, किस फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में, तो डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव इफ डेल एच का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, टी डेल एस। आई बात समझ में, तो डेल्टा एच का मान क्या होगा, टी डेल एस से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, उस केस में डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। डेल्टा जी का मान निगेटिव होगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, सतह पे आके एडजॉर्ब हो रहा है, सतह पे आके क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स, सब मॉलिक्यूल्स जमा हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। डेल्टा एच निगेटिव क्यों हुआ, डेल्टा एच का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा टी डेल एस से, उतना डेल जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल जी निगेटिव कब होगा, जब डेल एच का वैल्यू टी डेल एस से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। और डेल्टा जी है क्या, गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब सरफेस का एनर्जी घट रहा है, सतह का एनर्जी घटता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में पहले पूछते हैं, या फिर नीट में क्वेश्चन आता है कि जब एड्सॉर्प्शन होता है सतह पे, तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में डेल जी का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, पॉजिटिव, नेदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव, बताओ क्या बताओगे, क्या बताओगे। तो जब एड्सॉर्प्शन होगा तो डेल जी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, निगेटिव में होगा। क्या होगा बच्चों, हमारे डेल जी का वैल्यू निगेटिव होगा, और निगेटिव तब होगा जब डेल एच का वैल्यू टी डेल एच से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे एंट्रोपी भी क्या हो रही है, आपका घट रही है, इसका मान भी, ये हीट चेंज है, ये हीट को भी यहाँ पर रिलीज करता है जब कोई मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आते हैं, तो इसका वैल्यू निगेटिव, ये भी निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, डेल एच का मान टी डेल एच से क्या हो जाएगा, ज्यादा। उस केस में डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव एंड एड्सॉर्प्शन अकर्स, एड्सॉर्प्शन होगा जब डेल जी का मान क्या